लोकसभा के क्या कार्य और क्या शक्तियां हैं। ठीक है साहब। नंबर पहला है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, देखो जहाँ कहीं विधायी आता है, विधायी का मतलब होता है विधान बनाना, कानून बनाना। ठीक है सर। विधायी का मतलब होता है विधान बनाना, कानून बनाना। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघ सूची के विषय पे, समवर्ती सूची के विषय पे और अपशिष्ट विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कानून निर्माण कर सकती है। ठीक है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। देखो कोई भी विधेयक जब सरकार बिल लेकर के आती है तो वो जब तक विधेयक नहीं बनेगा, जब तक उस पर राज्यसभा उसको पारित, लोकसभा उसको पारित नहीं कर देगी। लोकसभा जब उसको पारित कर देगी, जैसे माना कि कोई विधेयक पहले राज्यसभा में आ गया, राज्यसभा ने पारित कर दिया उसको, अब लोकसभा के पास आएगा, लोकसभा उसको पारित कर देगी, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो कानून बन जाएगा, नहीं तो बिल फिर लुढ़क जाएगा, अटक जाएगा। तो बताओ लोकसभा को कानून बनाने के मामले में शक्ति प्राप्त है या नहीं है? है ना। दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्त का मतलब होता है बजट। देखो यहाँ ये मामला ऐसा है स्पेशल कि बजट यानी वित्त विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। पहले लोकसभा में प्रस्तुत करने पड़ेंगे वित्त विधेयक। जब लोकसभा उसको पास कर देगी उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा के लिए 14 दिन का समय है। राज्यसभा चाहे तो 14 दिन के अंदर अंदर उसको पारित कर दे। यदि पारित नहीं करती है 14 दिन के अंदर तो 14 दिनों के बाद वह खुद ही पारित मान लिया जाएगा। ठीक है। और वो कहाँ चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देगा। तो जिसको 14 दिन की अवधि का ही केवल अधिकार है कि आप 14 दिन तक रख सकते हो गए, फिर आप उसको स्वीकार करो, अस्वीकार करो। स्वीकार करेंगे तो भी वो तो पास है सब, अस्वीकार करेंगे तो भी पास है, स्वीकार करेंगे तो भी पास है। तो ऐसी स्थिति में ये महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है वो लोकसभा को है, क्योंकि कोई भी विधेयक, धन विधेयक, कोई भी वित्त विधेयक, धन विधेयक आएगा जो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा के पारित हो जाने के बाद फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा उसमें संशोधन करती है, उसको स्वीकार करती है या नहीं करती है, लेकिन 14 दिन के बाद वो स्वतः ही राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है साहब। नंबर 3 है कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका कहते हैं भैया सरकार को। देखो कोई भी दल जब तक सरकार में है, किसी भी दल की जब तक सरकार है, जब तक कि उसको लोकसभा में बहुमत है। अपने भारत में ये 543 मैंने बताए थे ना निर्वाचित, तो इसके बहुमत के लिए 272 चाहिए। जिस राजनीतिक दल के पास लोकसभा में 272 सांसद हैं, चाहे तो उसके खुद के दल के हैं या उसने कुछ गठबंधन कर रखा है छोटे दलों से, और गठबंधन करके या स्वयं के ही जैसे भी हो 272 जब तक सांसद हैं, जब तक उसकी सरकार है। और ये सांसद कहाँ होने चाहिए? लोकसभा में। अर्थात जब तक किसी दल को लोकसभा में बहुमत
प्राप्त है तब तक ही वह सरकार चलाएगा। ठीक है साहब। मामला क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में यदि सरकार कोई कार्य करती है तो लोकसभा के सदस्य सरकार पर प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर और सरकार पर और उसके मंत्रिमंडल पर दबाव बना के रखते हैं। ठीक है, क्या बना के रखते हैं? दबाव बना करके रखते हैं। प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना और सरकार पर दबाव बना करके रखते हैं। लोकसभा के सदस्य, कह सकते हैं हम, लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। ठीक है सर, क्योंकि लोकसभा में ही सरकार को अपना बहुमत दिखाना पड़ता है। अर्थात कोई भी दल जब तक सरकार में है, सत्ता में है, जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है। समझ में आई बात? नंबर 4, नंबर 4 की शक्ति है जो नंबर 4 संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। हाँ साहब, देखो भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। कुछ अनुच्छेद तो ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों की भी या विधानमंडल के सदनों की भी स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है साहब, तो कोई सा भी अनुच्छेद है उसमें यदि संशोधन करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा से वो पारित कराना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा पारित करेंगी तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, संशोधन हो जाएगा, राष्ट्रपति दस्तखत कर देगा। जब कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं लोकसभा और राज्यसभा के पारित हो जाने के बाद राज्यों के विधानमंडलों के पास जाएगा। प्रावधान यह है, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल उसको पारित कर दें, जब राष्ट्रपति दस्तखत करेगा जब उसमें संशोधन होगा। ठीक है। अगला नंबर है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करना। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करना। देखो साहब, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करना। तो देखो, लोकसभा या लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है साहब, अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भी निर्वाचित किए जाते हैं। ये शक्तियां हैं साहब। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करने की शक्ति। समझ में आ गई बात? ये तो हो गई साहब लोकसभा की। अब देखो साहब राज्यसभा की कौन कौन सी है। तो राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां, इनमें 1-2 शक्ति ऐसी है जो थोड़ी सी फेरबदल होगी। राज्यसभा के कार्य एवं शक्ति और पहली शक्ति है विधायी शक्ति। देखो,
लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी विधि निर्माण के संबंध में शक्ति प्राप्त है। मैंने आपको अभी बताई थी, कोई भी बिल लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति के पास जाएगा साहब, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तो वो कानून बन जाएगा। पहले कोई विधेयक राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, केवल एक वित्त विधेयक को छोड़ करके है, केवल किसको छोड़ करके, वित्त विधेयक को छोड़ करके कोई सा भी विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। अच्छा, तो राज्यसभा जब उसको पास कर देगी, पहले आ गया जैसे, तो लोकसभा फिर उसको पारित करेगी, पास करेगी जब राष्ट्रपति के पास जाएगा। अर्थात बिना राज्यसभा के पारित हो जाने के बाद कोई भी बिल विधेयक नहीं बन सकता, कोई भी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है साहब। अगले नंबर की शक्ति है वित्तीय शक्ति। देखो, वित्त संबंधी वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा को न्यून शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा की शक्ति बिल्कुल न्यून है, फिर भी राज्यसभा चाहे तो उसको 14 दिन तक उस विधेयक को रोक सकती है, तो 14 दिन तक उसको रोके रख सकती है, डिले कर सकती है। तो यह अधिकार से 14 दिन तो लेट कर ही देगी, ये शक्ति तो है। ठीक है साहब। संविधान संशोधन की शक्ति साहब, संविधान संशोधन की शक्ति अभी मैंने आपको वित्त विधेयक के उसके मामले में बताया था, विधायी शक्ति के मामले में बताया था कि बिना राज्यसभा के पारित होने के कोई भी बिल विधेयक नहीं बन सकता, कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार देखो, संविधान में यदि संशोधन करना है तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा को भी समान अधिकार प्राप्त है, और राज्यसभा की स्वीकृति अति आवश्यक है। ठीक है साहब। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, इसको यहां ले देते हैं, कार्यपालिका को है कार्य, बिल्कुल पॉइंट बिंदु वही रहेंगे सब। कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मैंने अभी बताई थी ना, क्यों है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए किसी भी दल को कहाँ बहुमत चाहिए, लोकसभा में। तो जब तक लोकसभा में बहुमत है, जब तक कि वो दल सरकार में है, उस दल की सरकार है। लोकसभा के प्रसाद पर्यंत तक ही सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है, सरकार चलती है। लेकिन फिर भी राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। ठीक है साहब। प्रश्न पूछेंगे, पूरक प्रश्न पूछेंगे, आलोचना करेंगे उनकी, लेकिन हटा नहीं सकते साहब। यदि वोटिंग होगी तो बेचारे ये दूर ही रहते हैं, ये राज्यसभा के जो सांसद है। अब है विविध शक्ति। 5वें नंबर की शक्ति कौन सी है? विविध शक्ति। इस 5वें नंबर की शक्ति को देखेंगे साहब। विविध शक्ति। विविध शक्ति। अब देखो, विविध में तो कई आ जाने, तो कौन कौन सी? नंबर 1, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मैंने बताई थी ना, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके साथ साथ नंबर 2 काम क्या है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
नंबर तीसरा है राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। मैंने बताया था ना आपको कि महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ चलती है? संसद में। ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाएगा जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा में के पास जाता है। देखो, जो महाभियोग की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के विरुद्ध लगाई जाती है, ये सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाता है महाभियोग प्रस्ताव, और राज्यसभा जब उसको पास कर देगी तो लोकसभा के पास जाएगा। ठीक है। पहल कहाँ होगी? प्रक्रिया शुरू कहाँ से होगी? राज्यसभा से, केवल उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल रखना है तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। अब एक छठा कार्य है विशेष अधिकार। वो विशेष अधिकार क्या है? साहब इनको और देखो, विशेष अधिकार। विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। राज्यसभा को 2 ऐसे अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते अग्र प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। पहला इसका राज्यसभा का पहला अधिकार है जो केवल राज्यसभा के पास ही और किसी के पास नहीं, लोकसभा के पास नहीं। इसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून का अधिकार संसद को मिल जाता है। और दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। ठीक है सर। अब बारी आई है कार्यपालिका की। विधायिका को, संसद को पढ़ लिया आपने। संसद का सरकार के 3 अंग बताए थे आपको, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपाल। विधायिका तुम्हारी कंप्लीट हो गई, संसद के कार्य बता दिए, फिर लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी कार्य और शक्तियां बता दी और गठन बता दिए। इनका कार्यकाल बता दिया। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, स्थायी उसे कहते हैं जो कभी भंग नहीं होता है। और लोकसभा है जो कार्यकाल है लेकिन समय से पहले ही भंग हो सकता है। अब बारी आई है कार्यपालिका की। सरकार का दूसरा अंग क्या है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका में सबसे पहले आएगा साहब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका में सबसे पहले कौन आएगा? राष्ट्रपति। हाँ जी साहब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो शासन करता है, केंद्र सरकार है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, उसकी सारी शक्ति किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। अर्थात संघ सरकार जो शासन करेगी वो राष्ट्रपति के नाम से करेगी। केंद्र सरकार जो शासन करेगी संपूर्ण संघ पर, संपूर्ण देश पर, वो शासन राष्ट्रपति के नाम से होगा तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। अब जो शासन करने की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, तो राष्ट्रपति चाहे तो उन शक्तियों को स्वयं भी प्रयोग करेगा।
ना है तो फिर अपने प्रतिनिधि को नियुक्त कर देगा। जैसे प्रतिनिधि तो यही है अपने प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद है जो, कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ही तो काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति के नाम से ही शासन हो रहा है, लेकिन राष्ट्रपति खुद तो कर नहीं सकता है, तो इनसे शासन करा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रतिनिधि का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, नाम तो हो रहा है राष्ट्रपति का ही, पर प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद शासन कर रहा है। ठीक है सर। इस प्रकार संघीय कार्यकाल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, जो भी मैंने आपको बताया था। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। अब कल पढ़ाएंगे साहब राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। आज केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।